किस तरह से जो है कैंडिडेट्स को बुलाया गया, वो बाकी जो लोग हैं जिन्होंने जो पास करके बैठे हैं वो बच्चे कहाँ जाएंगे। साथ के साथ अध्यक्ष जी, ये 64 ग्रुप्स हैं टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के, इनको सबको क्लब कर दिया गया है। मतलब हर ग्रुप को जो है उसको अलग अलग उसका एग्जाम करने के बजाय उसको सारा वो क्लब कर दिया। साथ के साथ जो क्वेश्चंस जो रेपिटेशन हो रहे हैं, बार बार जो क्वेश्चन रेपिटेशन हो रहे हैं, उसका कोर्ट में मैं ये पूछ रही हूँ। हाँ जी। और जो है जो EWS और सर्विसमैन की कैटेगरी है, उनको भी जो है वो ऐसे दिखा दिया है कि वो जनरल कैटेगरी उसको दिखा दी गई है। अब मैं पूछना चाहती हूँ अध्यक्ष जी कि ये सरकार जो है ये प्यूनिटिव एक्शन जो है इस एजेंसी के खिलाफ क्यों नहीं ले रही, जो बार बार ये तमाशे हो रहे हैं। और साथ के साथ जो है ये रिक्रूटिंग एजेंसी जो है उसको ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं करा गया है। जब इस तरह के आंसर दिए जाते हैं, इस तरह से जो बार बार रेपिटेशन होते हैं, 6 तारीख को आंसर होता है, फिर मतलब एग्जाम होना होता है, फिर 7 तारीख को होता है, रातों रात सरकार जो है कोर्ट में भागती है, पूरी रात बच्चे हैं सड़कों के ऊपर बैठे रहते हैं कि एग्जाम होगा नहीं होगा, फिर एग्जाम नहीं होता। कितनी मानसिक परेशानी हमारे नौजवान बच्चों को झेलनी पड़ रही है आज हरियाणा के अंदर, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात। अध्यक्ष जी, मैं माननीय जो है इन्होंने जो रिप्लाई दिया है, रिप्लाई को मैं पढ़ रही थी, मेरा प्रश्न जो था उसमें जो प्रश्न C है उसमें यह भी मैंने पूछा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु आर लाइकली टू गेट चांस टू अपीयर इन द एग्जाम हु आर ओवर एज ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ द कंडक्टिंग एजेंसी। रिप्लाई में आता है नन सर, और अपने आप ही रिप्लाई में कहते हैं इफ ड्यू टू कैंसिलेशन, हाँ, for candidates who are eligible at CET stage but have now become overage, be allowed to appear for stage 2 provisionally. If they get selected, then their post shall be kept on hold and their case shall be sent to the government for approval and relaxation of age. अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं सर। साथ के साथ आगे कहते हैं if due to cancellation of previous examinations a candidate has crossed the maximum age of 52 to enter in Haryana government service, then she shall also be allowed to apply provisionally. In case she gets selected, then the post shall be kept on hold and the government's opinion shall be taken. फिर से गवर्नमेंट का ओपिनियन लिया जाएगा, post will be kept on hold. ये क्या हो रहा है अध्यक्ष जी? इसका जो है इसका समन्वय बनाकर ये करिए। और मैं तो एक बात कहूंगी, आज इस मंच में यहाँ से ये मैं सदन पटल पे कह रही हूँ कि ये SSLC जो है इसको बर्खास्त करो, खत्म करो इसको। चलिए, ये पूरी तरह से असमर्थ हैं काम करने में, पूरी तरह से असमर्थ हैं। इनको SSLC को खत्म करो, जो इनके क्या हालत के अंदर इनके जो है अध्यक्ष महोदय इतने बड़े बड़े आरोप लगे। अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंट्री में क्वेश्चन कम है, विषय को इधर उधर ज्यादा घुमाया जा रहा है, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन मैंने ये नहीं कहा क्वेश्चन नहीं है, जो है उनका मैं जवाब देता हूं। और बाकी विषय जो एक सैद्धांतिक विषय को लेकर के हमने एक पॉलिसी बनाई है, उस पॉलिसी पर चर्चा की जा सकती है। उस पॉलिसी के बारे में अगर ये कहना हो तो मैं कह सकता हूं कि देखिए, गवर्नमेंट की सर्विसेज यानी सिलेक्शंस, ये सिलेक्शन बहुत लंबा समय लेती रही है, आज से नहीं पिछले कई वर्षों से। पोस्टें सैंक्शन होती हैं भर्ती के लिए, फिर रिक्वेशन या तो लेट जाती है, एजुकेशन जाती है तो वहां का प्रोसेस इतना लंबा है, फिर नंबर ऑफ पोस्ट इतनी ज्यादा है, यानी अगर ग्रुप C की मैं कहूं तो हजारों पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट तो अलग है, यानी कैटेगरी ऑफ पोस्ट इतनी लंबी है। तो प्रावधान अगर ये रखा जाए कि हर कैटेगरी के लिए अलग से एग्जाम होगा, चाहे 10 पोस्ट है तब भी लाखों लोगों ने अप्लाई करना है, और चाहे 500 है तब भी करेंगे, 5000 है तब भी लाखों करेंगे। उसी में से एक रास्ता ही निकाला कि हम थोड़ा इसको स्पीड अप करें, तो नई पॉलिसी हमने बनाई है। उस नई पॉलिसी के 2 पहलू हैं। पहला पहलू यह है कि ग्रुप D जैसे हमने किया है कि पूरी ग्रुप D की अलग अलग पोस्टें, उनका एक कार्डर बना दिया जाए, और एक कार्डर बनाने के बाद फिर ग्रुप D में मान लो कोई एक डिपार्टमेंट में जाता है, दूसरे में जाता है, मानो PN है तो PN यहाँ भी वही काम करेगा, वहां भी वही करेगा। और हम उसको सुविधा ये भी दे रहे हैं कि अगर एक समय के बाद वो अपने डिपार्टमेंट को बदलना भी चाहे
क्योंकि एक ही कैडर जब बन गया है तो उसने काम यहां भी करना वहां भी करना, अपने चॉइस से भी जा सकता है। सीनियरिटी के हिसाब से जैसे हम ट्रांसफर करते हैं वैसे सीनियरिटी के हिसाब से उसके डिपार्टमेंट भी बदले जा सकते हैं। लेकिन अभी ग्रुप सी में ये हम काम कर नहीं पाए हैं और मैं आप अपनी मंशा बताना चाहता हूं कि हम ग्रुप सी में भी इसको, क्योंकि बहुत विभाग हैं, सब विभागों के अपने रूल्स एंड वो बने हुए हैं सर्विस रूल्स, तो सर्विस रूल्स में छोटे छोटे अंतर को डाल करके और एक भर्ती संभव होती नहीं थी, इसी में से ये चीजें आगे ग्रुप सी में एक जो हमने कार्यक्रम शुरू किया उसके अंदर कुछ सुविधा कर ली है, लेकिन कुछ और आगे चलकर करेंगे ताकि इस समस्या का हल निकाला जा सके। जैसे अभी ग्रुप सी में हमने सारे जितने भी प्रकार की रिक्वेशन थी लगभग 35,000 के आसपास, उन सब का एक ही जो एडवर्टाइजमेंट की उसके अंदर जो कुल एप्लीकेशन आई है 11 लाख के लगभग, मैं एग्जैक्ट नंबर बताता हूं उसका, 11,22,000 लोगों ने अप्लाई किया है और उसके बाद 3,59,000 उसने सीईटी फेज 1 क्वालिफाई किया है। अब 3,59,000 के बदले में भी 501 यानी टाइप्स ऑफ पोस्ट ये है। अब 501 एग्जाम लेने से आगे, क्योंकि उसमें सबके रूल्स सर्विस रूल्स अलग अलग होने के कारण से उनको अलग अलग एग्जाम लेने की प्रक्रिया चालू कर सकते हैं, लेकिन अगेन उन 3,59,000 को अगर वो करेंगे तो वो साल लगते हैं। फिर उसके ये आया कि समान क्वालिफिकेशन होने के नाते जो जो ग्रुपिंग की जा सकती है उनका ग्रुप बनाया जाए। तो जैसे आपने ठीक कहा कि ये 64 ग्रुप ऐसे बने हैं और इन ग्रुप्स के एक ग्रुप का एक बार एग्जाम, आपने तो ये कहा कि 64 ग्रुप का इकट्ठा एग्जाम लिया जा रहा है, इकट्ठा नहीं लिया जा रहा, 64 एग्जाम होंगे एक एक ग्रुप के नाते जिनकी क्वालिफिकेशन सेम है। मानो किसी की डिप्लोमा इन इंजीनियर है तो डिप्लोमा इंजीनियर वो सब इकट्ठे होंगे सर्विस रूल के हिसाब से। मानो कहीं एक्सपीरियंस सुनिए, नहीं मैं उनका जवाब दिया, उन्होंने कहा कि एक ही एग्जाम लिया जा रहा है। नहीं बाकी नहीं, जो इन्होंने उत्तर दिया है, जो प्रश्न किया मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। सबको पता तो 64 एग्जाम अलग अलग होंगे। ये अलग बात है कि उसमें पहले एग्जाम हमने वो यानी हमारी जो कमीशन है उन्होंने तय किया कि जिनमें संख्या ज्यादा है वो 56 और 57 दो ग्रुप ऐसे थे जिनमें संख्या ज्यादा थी, ताकि उनके एग्जाम पहले ले ली जाए, बाकी कम संख्या रह जाएगी उस हिसाब से चलेंगे। तो उसके अंदर एक रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चंस का विषय आया है अलग से, वो चूंकि सब जुडिस है इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, कोर्ट में गया हुआ, कोर्ट जैसा फैसला करेगा उसके ऊपर हम निर्णय कमीशन ले लेगा। इसी प्रकार से जो और क्वेश्चन तो इसमें ज्यादा नहीं है, 4 गुणा का एक विषय आया है। 4 गुणा इसलिए कि देखिए उसके बाद भी पोस्टें कहीं कम है कहीं ज्यादा है, तो इसलिए हर एक पोस्ट के लिए अलग से सारी संख्या को बुलाना उसकी बजाय कहीं मान लो 25 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं तो जो एक क्वालिफाई करके सीटी 1 आया है इसका मतलब उनकी भी एक मेरिट बनी है, और जब मेरिट बनी है तो 25 की जगह 100 लोगों का टेस्ट लेकर के उस 100 में भी अगर व्यक्ति नहीं आता है तो कमीशन का मानना है कि उसके बाद वाले आने की संभावना नहीं है। 100 में से 25 लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, 75 में से बाकी जगह किसी ने अप्लाई किया हुआ है तो वो 4 गुणा में आएगा तो वो सिलेक्ट होगा, इसलिए 4 गुणा का रखा है। ठीक है, इसका विरोध हुआ है, हम इसका इसके बाद सरकार विचार करेगी कि हमने इसको कैसे लेना है। दूसरा है एज का, एज 3 जगह पर रिलैक्सेशन देने की बात हमने कही है। एक रिलैक्सेशन है जो लोग किसी पहले की एडवर्टाइजमेंट में जिन्होंने अप्लाई किया था लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट सीटी के कारण से विड्रॉ की गई, अब उसके कारण से वो ओवर एज हो गए हैं तो उनको रिलैक्सेशन दी है ताकि उनको उसी दिन की एज मानी जाएगी जिसे उन्होंने पहले ही एडवर्टाइजमेंट में अप्लाई किया था। इसी प्रकार बताया है आपको मैं जवाब दे रहा हूं। दोज नंबर 1, दोज who had applied for certain advertisements issued by the Haryana Staff Selection Commission which were subsequently withdrawn for administrative reasons, why this इनको हमने एज रिलेक्शन दिया। नंबर 1 पर दिया है। नंबर 2 पर दिया है those who have worked on equivalent post on ad hoc contract work charge daily wages basis in the government, not in boards corporations। ओके, आगे लिख दिया है excluding the period of break in any department, board, corporation of Haryana government including government aided institutions, तो उनको छोड़कर बाकी सबको भी रिलैक्सेशन दिया है। तीसरा,
candidates who belong to certain special categories. आपने कहा कि इसका उत्तर नहीं दिया, ये उत्तर लिख के दिया है कि which are the number of candidates who are likely to get a chance to appear in the exam. So आपने जो है अपने आप ही उसमें कह दिया कि हमने कुछ वो लिखा नहीं है। हो गया अब इतना अध्यक्ष जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। इम्पोर्टेंट तो सभी अपने अपने क्वेश्चन आप जानते हैं पूरे हरियाणा से कुछ कैंडिडेट ऐसे बाद में जो बाद में कमीशन के पास आए, मैंने पूछा है कि इतना मैं जवाब देता हूं उसका। जो कैंडिडेट ऐसे आए कमीशन के पास कि हमारी एज तो अपर एज लिमिट जो गवर्नमेंट की 52 साल से ऊपर वो हो गई है, क्योंकि 52 साल तक की लिमिट गवर्नमेंट ने रखी हुई है, वो भी एससीज की और बीसीज की, उसके बीच 42 साल। अब ये तो ना आपने पूछा और ना हमारे पास उत्तर आया, लेकिन जितने हैं नहीं जितने हैं उनको चांस दे दिया गया है बैठने के लिए। अगर उसमें से सिलेक्ट होते हैं तो उन्होंने सरकार के ऊपर छोड़ा है, सरकार उसकी पॉलिसी बनाएगी। अगर उनसे कोई सिलेक्ट, क्योंकि इस एज के लोग सिलेक्शन में कोई चांस ज्यादा नहीं होते, फिर भी अगर कुछ होंगे तो सरकार उस पर निर्णय लेगी ना। माननीय मुख्यमंत्री जी कि फिर सरकार निर्णय लेगी, वो बेचारे तो वैसे के वैसे पड़े रह गए। आपने जो है, मैंने ये पूछा, ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, उसका आपने जवाब नहीं दिया है। फिर आपने कहा है किरण जी एक क्वेश्चन के अगर ऊपर 15 मिनट लगेंगे, नहीं बाकी के मेंबर्स को जो राइट्स है उनके ऊपर आप वो कर रहे हैं। नहीं आ चुका है, एक सप्लीमेंट्री या 2 सप्लीमेंट्री जो हो सकते हैं। मेरे को बोलने दो, ये पूरे नौजवानों के साथ मसला है, क्या बात कर रहे हो? इस प्रश्न पर नौजवानों बच्चों का मसला है, आप उनके खिलाफ सप्लीमेंट्री है वो लिख के दे दें, सबका जवाब कैंडिडेट को दिया जाएगा। आपके बीच में नहीं, मैं उठ के बोलती, मैं बता रहा हूँ हर एक समय में उठ के बैठ के मैं अध्यक्ष महोदय इस प्रश्न पर एक मिनट बताता हूँ। जो मर्जी है नहीं सबका उत्तर दे रहा हूँ। इस प्रश्न पर जितने सप्लीमेंट्री, क्योंकि बहुत ज्यादा आ सकते हैं मुझे मालूम है, जितने सप्लीमेंट्री जो सदस्य देना चाहे आज शाम तक दे दें, उनको सारे जवाब लिखित में दे दिए जाएंगे।